दोस्तों आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल पढ़ेंगे। तो दोस्तों ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल का घटना चक्र का नोट्स पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रेड यूनियन है क्या। ट्रेड यूनियन का इतिहास मतलब ट्रेड यूनियन जो व्यापार संघ है यह कैसे बना। तो दोस्तों भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। इस दौरान श्रमिकों को शोषण, खराब कामकाजी परिस्थितियों और कम वेतन का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन के तहत जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार हुआ, श्रमिक वर्ग के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता बढ़ती गई। ट्रेड यूनियन बनाने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास 1890 में, तो जो ट्रेड यूनियन है इसको बनाने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास 1890 में जो है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो जो महत्वपूर्ण प्रयास 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, इसका उद्देश्य बॉम्बे कि कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति बेहतर बनाना था, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी के शुरुआत में पूरे देश में, खास तौर पर कलकत्ता जो अब कोलकाता है, बॉम्बे और मद्रास जैसे औद्योगिक केंद्रों में कई ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई। यूनियनों ने काम के घंटे, मजदूरी और बाल श्रम उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम किया। भारत में श्रम और ट्रेड यूनियन आंदोलन ने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के उदय के साथ गति पकड़ी, जिन्होंने श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्यायों की वकालत की। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC का गठन हुआ। तो दोस्तों 1920 में जो है 1920 में AIUTC बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। AIUTC का जो है फुल फॉर्म है ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस। तो ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस जिसका हिंदी नाम है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ, जो भारत में पहला राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठन बन गया। इसने राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने और उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया। इस अवधि के दौरान भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की लड़ाई से प्रभावित हुआ था। तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रारंभिक चरण 19वीं सदी था उसमें हुआ और 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ। तो जो भारत में ट्रेड यूनियन का प्रारंभ हुआ वो 19वीं सदी के समाप्ति में और 20वीं सदी के बिगिनिंग में हुआ। ये ब्रिटिश औद्योगिक नीतियां शोषणकारी थी। भारतीय श्रमिकों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था, उन्हें कम वेतन मिलता था और काम करने की स्थिति असुरक्षित होती थी। इस अवधि के दौरान ट्रेड यूनियनों का अधिकांश विकास कपड़ा मिलों, रेलवे और बागानों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों के दिमाग में था। इस चरण के दौरान मुख्य रूप से वेतन वृद्धि, बेहतर कार्य घंटे और बेहतर कार्य स्थितियों जैसे आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो जो है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का समकालीन चरण 1980 के दशक से लेकर के वर्तमान तक है। इस दौरान भारत ने आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण और यहाँ तक कि उद्योगों के निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास इन परिवर्तनों से प्रभावित हुआ है, क्योंकि यूनियनों को बाजार संचालित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न नई चुनौतियों का अनुकूल होना पड़ा। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और श्रम बाजार सुधारों की शुरुआत के खिलाफ लड़ने में भी सक्रिय रहे, जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते रहे। तो आइए दोस्तों घटना चक्र का नोट्स हम लोग देखते हैं। तो VP वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ बना। तो जो VP वाडिया थे उनके नेतृत्व में आधुनिक मजदूर संघ 1918 में निर्मित हुआ। इसके शीघ्र बाद बंबई में 2, कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना MN जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में किया था। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे।
तो जो AIUTC है उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। MN राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। तो अगर पूछा जाए कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वह जो है MN राय थे। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र के आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानून षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मामले में निम्न लोगों को आरोपी बनाया गया: पहला MN राय, दूसरा मुजफ्फर अहमद, तीसरा शौकत उस्मानी, चौथा गुलाम हुसैन, SA डांगे, सिंगार बेलू चेट्टियार, रामचरण लाल शर्मा, नलिनी गुप्ता, समूद्दीन हसन, MRS वेलायुधन, डॉक्टर मणिलाल, संपूर्णानंद सत्यभक्त। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN राय ने की। तो 1940 में जो रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने किया, तो वह जो है MN राय ने किया था। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो जिसका पूर्व में नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया, की स्थापना की थी। तो इसका आइए क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कौन किया था। तो भारत में जो है 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है प्रथम मजदूर संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो जो सॉरी भारत में 1918, अच्छा 1918, जो 1918 इसमें प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है VP वाडिया ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, VP वाडिया। तो VP वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन बना। तो जो VP वाडिया ने 1918 में मद्रास मजदूर संघ, जो भारत का पहला मजदूर संघ बना। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना MN जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो जब इस संगठन का विभाजन 1929 में हुआ तो इस समय इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो पूछ रहा है कि बंबई में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो जो बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना सन 1920 में हुई। तो दोस्तों भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हिंदी में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ बोला जाता है, अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना MN जोशी द्वारा, जो अखिल भारतीय व्यापार संघ है इसकी स्थापना MN जोशी ने की। MN जोशी ने जो है 31 अक्टूबर 1920 को की। तो MN जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को की थी। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना MN जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है।
भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रम संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो AITUC इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कौन किया था? तो जो है भारत में 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना जो है बंबई में हुआ, इसके उद्घाटन सत्र की जो अध्यक्षता है वह जो है लाला लाजपत राय ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लाला लाजपत राय। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो पूछ रहा है कि वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता, तो 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है विभाजन होगा। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई तथा दक्षिणी पंथी इससे अलग हो गए और इन्होंने एम.एन. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन AITUF बनाए। तो पूछ रहा है कि वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की थी? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वर्ष 1929 में जो नागपुर में हुआ था संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नागपुर अधिवेशन में साम्यवादियों एवं सुधारवादियों के मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना हुई, अतः दक्षिण पंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एम.एन. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ITUF का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जो 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था वह जो है नागपुर में हुआ था तथा इसके जो अध्यक्ष थे वह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो निम्नलिखित में पूछ रहा है कि 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी स्थापना नागपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पूछ रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो है पहला भारतीय जो है एम.एन. राय थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इस एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। तो पूछा जाएगा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह जो है एम.एन. राय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में कौन थे? तो पूछ रहा है कि जो अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एकत्रित भारतीय समूहों का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व जो है एम.एन. राय कर रहे थे। तो 17 अक्टूबर 1920 तो जो 17 अक्टूबर यह जो है 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, एवलियन राइट्रेट, रोजा फिटिंगोग, मोहम्मद शफीक और आचार्य के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने 17 अक्टूबर 1920 को जो है ताशकंद में की। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एम.एन. राय।
तो 17 अक्टूबर 1920 को एम एन राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, एवलियन राइटेट, रोजा फिंटिगो, मोहम्मद शफीक आचार्य के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो पूछ रहा है कि जो कानपुर में षड्यंत्र मुकदमा हुआ था यह किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। तो यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध था। तो यह जो कम्युनिस्टों के खिलाफ चला अर्थात साम्यवादी आंदोलन के खिलाफ चला, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस मामले में निम्न लोगों को आरोपी बनाया गया। पहला एम एन राय, दूसरा मोहम्मद अहमद, तीसरा शौकत उस्मानी, चौथा गुलाम हुसैन, पांचवा एस ए डांगे, सिंगारवेलु चेट्टियार, रामचरण लाल शर्मा, नलिनी गुप्ता, समुद्दीन हसन, एम आर एस वेलायुधन, डॉक्टर मणिलाल, संपूर्णानंद, सत्यभक्त। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से किसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? तो किसके समर्थन में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति जो है टिप्पणियां की? तो जो है वर्ष 1929-33 के बीच, जो वर्ष 1929 से 33 के बीच, तो 1929 एवं 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया और उनमें से 31 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रामारोला, रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। तो यह जो है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के बारे में बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। तो जिसकी जो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था इसमें 2 अंग्रेज भी गिरफ्तार हुए थे। इसकी कटु आलोचना अल्बर्ट आइंस्टीन तक की थी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो वर्ष 1929-33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया और उनमें से 31 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। तो पूछ रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी समय का वर्ष जो है 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1926 से 39 तक भारतीय ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी चरण माना जाता है, जिसका ऑप्शन बी सही होगा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है एम एन राय ने किया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एम एन राय। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा दल है जिसकी स्थापना सौमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था? तो जो है क्रांतिकारी साम्यवाद रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में जो है सौमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो सौमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी सीपीआई से टूटकर बनी थी। तो रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूर्व नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया था। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना हुई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से टूटकर बनी थी। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूर्व नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया था। तो नेक्स्ट चैप्टर, रोलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों जो है रोलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, इसकी नोट्स हम पढ़ेंगे। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश रोलेट
जिसका नाम सिडनी आर्थर टेलर रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसकी कार्यकाल 1916 से 1921 तक थी, तो इसके कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था, जो असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो इसी में के बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। पहला होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत एवं सत्याग्रह। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर REH ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों को जो है मरवाया, जबकि हंटर कमीशन के अनुसार यह संख्या 379 थी की हत्या करवाई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तो ये जो शंकरन नायर के बारे में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है, जो अभी केसरी सेकंड मूवी आई है उसमें अच्छे से बताया गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन, आधिकारिक नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। इस कमीशन में CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने को भूल बताया। तो जो डायर ने यह गलत काम किया था, इसको जो है हंटर कमीशन ने केवल निर्णय लेने की भूल बताया था। ब्रिगेडियर जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रिटानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। तो वो जो डायर था जिसने गोली चलवाया था, वह ये नहीं है, यह उस समय पंजाब का गवर्नर था। तो जो गोली चलवाया था वह जो है बीमार होकर के मरा, जिसकी हत्या उधम सिंह ने की। यह जो दूसरा जनरल डायर था जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, जिसके लिए उधम सिंह को जो है गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रूज का हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। तो जो दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। तो पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट जो एक्ट है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, उसके दौरान जो रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट
तो जो न्यायाधीश सिडनी रोलेट थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने की अधिकृत किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था, इसने जो है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। तो रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था। तो पूछ रहा है कि रोलेट एक्ट किस कारण से लाया गया। तो रोलेट एक्ट जो है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए लाया गया। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। तो यह जो है ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना रोलेट एक्ट का उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। रोलेट एक्ट को लागू किया गया। तो रोलेट एक्ट को पूछ रहा है कब लागू किया गया। तो रोलेट एक्ट को जो है 1919 में लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो रोलेट एक्ट का पूछ रहा है कि लक्ष्य क्या था। तो जो रोलेट एक्ट है उसका लक्ष्य जो है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। यह रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो पूछ रहा है कि क्या रोलेट एक्ट जो रोलेट अधिनियम है वह जो है सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। तो हाँ, रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के आधार पर आधारित था। दूसरा, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो जो रोलेट है इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया। तो होम रूल आंदोलन के दौरान जो भी राजनीतिक रूप से जागरूक हुए वे जो है इसमें जो है शामिल हो गए। तो यह जो है ये भी सही है। इसका कथन दो भी सही है। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो ये भी सही है। तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो एक गलत है। जो साइमन कमीशन है, जो भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। तो जो भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहुंचा जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। जबकि जो रोलेट एक्ट है, रोलेट का जो प्रदर्शन हुआ यह जो 1919 में हुआ। तो यही कथन गलत है जबकि कथन 1 और 2 सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कथन 1 एवं 2 सही है। तो रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय
कौन था? तो पूछ रहा है कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय जो कार्यकाल था वह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। इसका कार्यकाल जो है 1916 से लेकर के 1921 था। तो रोलेट जो जो रोलेट एक्ट पारित हुआ था यह 1919 में पारित हुआ था। तो ये इसके मिडिल में, तो उस समय कार्यकाल लॉर्ड चेम्सफोर्ड का माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। रोलेट एक्ट किस वायसराय रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका जो लक्ष्य था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुए विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9, रोलेट एक्ट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसका कथन एक है, रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि वह काफी हद तक शहरों तक सीमित रहा। तो पूछ रहा है कि कथन एक बोल रहा है कि क्या रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ? तो हाँ, यह पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित था, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक सीमित रहा। तो कथन एक सही है। कथन दो, रोलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत बनाया। तो कथन दो भी सही है। तो कथन एक एवं दो दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 को हुआ को वरदान मानते हुए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः सक्रिय हो गई थी। अतः भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सितंबर 1917 को ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन समिति गठित की गई। इस समिति के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित कानून को रोलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र से ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों के लिए कैद किया जा सकता था या किसी स्थान पर नजरबंद किया जा सकता था। इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेजों को रखने मात्र पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। साथ ही मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत में गुप्त रूप से करने की व्यवस्था थी और अपील का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इस कानून ने न केवल अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित किया बल्कि पुलिस की शक्तियों को और मजबूत बनाया। तो अब पुलिस को तलाशी, गिरफ्तारी एवं जमानत मांगने का असीमित अधिकार दे दिया गया। इस काले कानून रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने देशव्यापी रोलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके लिए उन्होंने 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। पहला होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत और तीसरा सत्याग्रह सभा। भौगोलिक दृष्टि से रोलेट सत्याग्रह काफी व्यापक रहा, जिसके प्रमुख केंद्र पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बंबई एवं मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, मद्रास आदि थे। इसलिए इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष कहा जा सकता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अनुसार रोलेट सत्याग्रह ही असहयोग आंदोलन का जन्मदाता था। यह आंदोलन काफी हद तक शहरों तक सीमित था, जिसमें औद्योगिक कामगारों की तुलना में निम्न मध्यम वर्गीय समूहों एवं कारीगरों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही। अतः दोनों कथन सही है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट सत्याग्रह था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। तो पहला राजनीतिक मंच होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत एवं तीसरा सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र में विशेष संबंधित थे। तो रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो पूछा है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन का
सुझाव दिया था। तो रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने बोला था कि लगान मत दीजिए। तो स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। तो इस कानून को जो है रोलेट एक्ट कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट का जो नाम है द एनार्किकल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जो 1919 में पारित हुआ, उसे रोलेट एक्ट बोला जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। द एनार्किकल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रोलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रोलेट, सिडनी आर्थर टेलर रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटने वाली महत्वपूर्ण घटना को बारे में पूछ रहा है। तो जो रोलेट एक्ट है यह मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया। जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, तो जो जलियांवाला बाग हुआ यह 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया। असहयोग आंदोलन 1920 सांप्रदायिक अवार्ड, जो असहयोग आंदोलन था यह 1920 में चला, जबकि जो है सांप्रदायिक अवार्ड है यह 1932 में हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में हुआ। साइमन कमीशन का आना, तो साइमन कमीशन जो है 1928 में आया। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी, मतलब उसके तुरंत पहले घटी। तो जलियांवाला जो नरसंहार के तुरंत पहले घटी हुई घटना जो है रोलेट एक्ट था, क्योंकि इसी के विरोध में जो है वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिसके तहत रोलेट एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिससे जनरल डायर ने क्रुद्ध होकर के गोली चलवा दी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया। जलियांवाला बाग नरसंहार जो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल ब्रिगेडियर डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। जलियांवाला बाग नरसंहार, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जो है जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर, जिसका नाम एडवर्ड हैरी डायर था, इसने जो है शांतपूर्ण भीड़ में जो है गोलियां चलवाई थी। तो यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो जलियांवाला बाग नरसंहार पूछ रहा है कि किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। तो यह जो है रोलेट एक्ट सत्याग्रह के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है भीड़ थी, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवाई। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रोलेट एक्ट। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहासकार संबंधित है। तो पूछ रहा है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से क्या संबंधित है? तो वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी। तो जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई, यह जो है वर्ष 1911 में आया तथा वर्ष 1912 में लागू हुआ। जलियांवाला बाग त्रासदी जो है वर्ष 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। खिलाफत आंदोलन या सहयोग आंदोलन के साथ 1919 में हुआ। तो जो है 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है वह जो है जलियांवाला बाग त्रासदी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो जलियांवाला बाग कत्लेआम 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो जनरल डायर का नाम जो है जलियांवाला बाग घटना से जुड़ा है। इसी में जो है जनरल डायर ने असहाय लोगों पर गोलियां चलवाई। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो जो सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल थे, इन्होंने जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके विरुद्ध इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग एकत्रित हुए थे। इस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल। तो पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का ब्रिगेडियर विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां ब्रिगेडियर जनरल डायर रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर REH डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई, जबकि जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग है उसमें प्रदर्शन के लिए किचलू एवं सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, इसीलिए जमा हुए थे। इसका ऑप्शन बी सही है। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो 30 मई 1919 को भारत सरकार को अपना अलंकरण लौटाने वाला पहला व्यक्ति जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई जो 13 पहली बात 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी के जो है बाद 30 मई 1919 को अपना अलंकरण जो है नाइट की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, तो इन्होंने जो है लौटा दिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट करते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है। किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो वह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की परित्याग कर दिया? तो वह जो है जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? तो वह जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इससे संबंधित है। इन्होंने जो है अपनी जो नाइट की उपाधि थी इसको जो है रिटर्न कर दी अंग्रेजों को। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नीचे दिए गए कथन है, इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन ए बोल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया। तो हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो पूछ रहा है कि क्या रविंद्रनाथ टैगोर असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे? तो ऐसा कोई बात नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर असहयोग आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे। तो इसका कथन केवल ए सही है, आर गलत है। तो ए सही, आर गलत। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसके विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। तो जो है इसका ऑप्शन सी सही होगा। शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा
दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो वह जो है सर शंकर नायर ने। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने नाइट एवं सर की उपाधि त्याग दी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो उसको जो है देखना कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जो डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार 9 अप्रैल 1919 को किया गया। तो इन जो सत्यपाल को बंदी एवं सैफुद्दीन किचलू को जो है 9 अप्रैल 1919 को किया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर उसके बाद जो है 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो जो उसके बाद जो है दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो यह जो है दिसंबर 1919 में जो है कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो पहले जो है डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया 9 अप्रैल 1919 को। तो पहला 2 होगा। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 3 होगा। तो 2 1 3, तो 2 1 3 इसका ऑप्शन ए सही है। तो डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तथा दिसंबर 1919 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो पूछा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो 2 हंटर आयोग हैं। एक हंटर आयोग की नियुक्ति शिक्षा के लिए हुआ था, एजुकेशन में सुधार के लिए हुआ था, और दूसरा हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरे हुए एवं घायलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हुआ था। तो इसमें एजुकेशन की कहीं नहीं बात हुई है। तो यहाँ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में किसने गोली मारा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जिम्मेदार ओ डायर, यह पंजाब का गवर्नर था। इसको गोली जो है सरदार उधम सिंह ने मारा था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो 13 मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा। तो वह जो है उधम सिंह ने मारा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उधम सिंह ने लंदन में किसको गोली मारा? तो यह जो है सर माइकल ओ डायर को मारा। जबकि ये जो जनरल डायर था जिसने गोली चलवाई, इसकी जो है बीमारी से मृत्यु हो गई। इसको जो है उधम सिंह मारना नहीं मारे। तो जो है जो पंजाब का गवर्नर था, ये जो माइकल ओ डायर था, यह पंजाब का उस समय गवर्नर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसको जो है उधम सिंह ने लंदन में गोली मारा था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, कांग्रेस जांच समिति का जो रिपोर्ट था उसको लिखने का कार्य जो है महात्मा गांधी को दिया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को दिया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह जो है चेम्सफोर्ड था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। तो इसका ऑप्शन ए सही है।
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 21 तक था। इसी के समय रोलेट एक्ट 1919 पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी पारित हुआ। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? तो जो है पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसको जो है मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? तो 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या बोला। तो जो है जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने निवारक हत्या की नाम दिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो यह जो है दी रोलेट एक्ट, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रोलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम को भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया था। इसके विरुद्ध सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को आयोजित सभा की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो खिलाफत आंदोलन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।